तो आशीष मंडल, हरि नारायणपुर, वेस्ट बंगाल से आप हैं। आप अभी पंजाब में जॉब कर रहे हैं, मैं उसके बारे में भी जानना चाहूँगा क्योंकि मैं भी पंजाब से ही हूँ। बट आप स्टॉक मार्केट में आए, फॉरेक्स किया उससे पहले, फिर उसके बाद आप ऑप्शंस सब कुछ सीखा एंड ऑल दैट। ये पॉडकास्ट में मैं यही जानना चाहता हूँ हमेशा कि व्हाट डज़ अ ट्रेडर एट सम पॉइंट इन लाइफ, 3-4 साल हो गए हैं आपको मार्केट में, क्या सोच के आता है, क्या एक्सपेक्टेशन लेके आता है, क्या एक्सपेक्टेशन पूरी होती हैं या एक्सपेक्टेशन चेंज होती हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम जब वो समझदार हो जाता है अरे क्या था और क्या है। तो आपकी ये जर्नी पहले तो बताओ क्यों स्टार्ट हुई, क्यों आए स्टॉक मार्केट में? सबसे पहले तो सर मैं वही कहूँगा कि जो मैं लोन ले लिया था 3 EMI पे सामान, शुरू ही आप इससे कर रहे हो? वही से है। आपने लोन ले लिया था? लोन से शुरू करता हूँ। वाई? कि नया नया जॉब था उस टाइम पे, तो ऐसे तो जॉब में क्या था, बाकी कलीग्स को भी मैं देखता था कि वो भी कुछ, कोई आईफोन ले रहा है, कोई ये ले रहा है, कोई वो ले रहा है, तो मेरा भी दिल करता था कि मैं भी ऐसे एक आईफोन ले लो, एक गाड़ी ले लो, एक कुछ और ले लो। तो ऐसे मैंने EMI में सामान उठा लिया 2-3। फोमो कहते हैं? हाँ, फोमो पे फियर ऑफ मिसिंग आउट 2-3 सामान उठा लिया मैंने। गोल्ड भी उठा लिया फैमिली वाइफ के लिए। गोल्ड उठाया? हाँ, एक आपका बाइक उठा लिया और एक आईफोन उठा लिया। ओके। 10-25 हज़ार का आपका EMI बन गया। महीने का 25,000 फिक्स। सैलरी कितनी थी? सैलरी थी 30,000। शाबाश। अभी जो है 5,000 पे घर चलाना है। अब 1 महीना तो मतलब 1 महीने में मेरे को समझ में आ गया है कि मैंने कुछ ये क्या कर दिया, बड़ा बवंडर, मतलब कुछ ब्लंडर कर दिया मैंने। तो मैंने अपनी वाइफ को बताया कि ऐसे ऐसे सिचुएशन है, तो हमें थोड़ा सा कंजर्वेटिव होना पड़ेगा इस चीज़ में। तो उसने भी समझा कि ठीक है, हम थोड़ा सा मैनेज करके चलेंगे। 1 साल के लिए था तीनों लोन, तो 1 साल हम थोड़ा सा मैनेज करके चलेंगे। तो अब घर से भी फ़ोन आए, भाई घर क्यों नहीं आ रहे हो आप छुट्टी पे? तो मैंने एक बार, चलो ठीक है घर चले जाते हैं, स्टेशन पे चलते हैं, टिकट वगैरह काट लेते। छुट्टी ले लिया मैंने और स्टेशन पे चला गया। जैसे स्टेशन पे गया तो वहाँ पे जो है टिकट काटने के लिए बैठ गया। दिमाग में जो पूरा दिन जो है मतलब उसी में ख्यालों में मैं डूबा हूँ कि कैसे पैसे वगैरह बचाओ। तब ज़िंदगी में मतलब पहली बार ऐसा लगा कि फाइनेंस नाम का भी कोई चीज़ होता है। मतलब पैसे का वैल्यू उस टाइम मेरे को समझ में आया। और ये ज़्यादा टाइम नहीं लगा था? शुरू हाँ, कुछ टाइम में हो गया? कुछ टाइम में हो, 1-1.5 महीने में हो गया था। मतलब ज़िंदगी ने जब थप्पड़ मारे तो समझ में आ गया इस चीज़ का, क्योंकि घर चलाना भी मुश्किल हो गया था मेरे लिए। जब 5,000 में, अब दिल्ली जैसे, आगरा जैसे सिटी में जो है घर चलाना बहुत मुश्किल है। किसी भी सिटी में मुश्किल है बहुत। तो सबसे पहले तो मैंने पर्सनल फाइनेंस सीखा कि कम पैसों में घर कैसे चलाए। यूट्यूब पे पहला शब्द ये था मेरे कि ये सर्च कर लेता हूँ। तो धीरे धीरे फाइनेंस का थोड़ा सा इंट्रोड्यूस हुआ अपनी ज़िंदगी में। तो ऐसा भी कोई चीज़ होता है कि इस टाइप पे फाइनेंस की भी कोई पढ़ाई होता है। तो मैं एज ए स्टेशन पे गया, जैसे टिकट वाला स्टोरी पे जाते हैं। स्टेशन पे गया, वहाँ पे बैठा हुआ और मैंने जो है टिकट काट रहा हूँ। अब मेरे दिमाग में ये चल रहा है, टिकट तो मैंने 3,000 का काट लिए दोनों का, घर जाना है, बचे पैसे तो बचे ही नहीं है, घर जाके करूँगा भी क्या? और आगे भी घर, स्टेशन से घर भी काफ़ी दूर है, वहाँ से भी तो पैसे चाहिए। तो बस मतलब दिल में लिटरली खत्म हो गए थे बिल्कुल पैसे। मेरे सेविंग था ही नहीं, कुछ बिल्कुल नहीं था, नया जॉब था, सेविंग कुछ भी नहीं था। आईफोन जेब में है? हाँ, जेब में आईफोन है, लेकिन घर जाने के पैसे नहीं थे। ऐसा हो गया सिचुएशन। तो मैंने जो स्टेशन पे बैठ के, खाली मेरी आंखों से आंसू नहीं आए थे, बाकी अंदर से मैं बहुत रो रहा था कि क्या करूँ, कैसे करूँ, भगवान मेरे को निकाल दे इस मुसीबत से। तो उसी टाइम पे सामने जो एक टिकट काउंटर पे, मतलब एक और कोई जेंटलमैन थे, काफ़ी एज थे उनके, वो मोबाइल पे ऐसे देख रहा था हाथ में। तो बार बार वो देख रहा था, डाउन कर रहा था हर 5-10 मिनट में। तो मैं बोला ये क्या चीज़ है? उस टाइम पे वो जो चार्ट जो है कैंडलस्टिक अप्स डाउन हो रहे थे उसमें, तो बस मुझे को वो दिखा था, ये क्या चीज़ है, वो बार बार क्यों देख रहा है? तो उस टाइम पे वो मैं भूल गया वो चीज़। मतलब जो है हमारा एक्चुअली उसमें आया, क्या बोलते हैं, हमारा जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ उस जगह पे आया। तो वहाँ पे जैसे मैं आया तो वहाँ पे एक मेरा कलीग था, वो करता था, पापा किसी को पता नहीं था, वो फॉरेक्स में करता था उस टाइम पे, जो बाइनरी ट्रेडिंग होता है फॉरेक्स में, ऑलिम ट्रेड में, तो वो करता था। तो जैसे वो कर रहा था, मैं एक साइड से देखा कि वो कुछ कर रहा है फ्लैक्स। तो मेरे को दिमाग में आया कि ये क्या चीज़ है, मैं उधर भी देखा था। तो मैं उससे पूछा कि ये क्या चीज़ है, तो उसने बताया, पूरे चीज़ को समझाया मेरे को कि बाइनरी ट्रेडिंग है, फॉरेक्स है, मतलब करेंसी वगैरह में ट्रेड करते हैं, ऐसे ऐसे, मतलब उससे डिटेल में समझाया मेरे को। मैं बोला ये तो भाई भगवान ने कोई रास्ता दिखा दिया है, इसी रास्ते पे अब चलना है। तो अब
कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ नहीं पता था कि इंडिया में लीगल नहीं है और बहुत रिस्की होती है, ये नहीं पता था? नहीं पता था। तो मैं जैसे नेक्स्ट मंथ की सैलरी आई 4,000, या जो अपना क्या बोलते हैं बाइनरी अकाउंट में डाल दिया पैसे। उस टाइम पे कई सारे ब्रोकर थे, मैं ऐसा नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो सबको पता ही है। काफ़ी बैन भी हो गए। हाँ, बैन भी हो रखे। अभी भी कुछ है जो, वो तो अभी भी है, मुझे पता है। तो उसमें डाल दिया बाइनरी अकाउंट में और डाल के ट्रेड करने लगा बिना कुछ समझे, बिना कुछ समझे, बस ऐसे लगा दिया। अप्स डाउन उसमें दिख रहा था, क्या अप डाउन करना है, अब लगा दिया मैंने। तो लगा के मैं भूल भी गया। अच्छा, पैसे डाल दिए, लगा दिए, भूल भी गया। 2 दिन बाद मेरे को याद आया, वहाँ पे तो कुछ किया था, वो हो गया $12, $1 लगाया था। अच्छा, ओफ। क्योंकि 100x उसमें लेवरेज आता था ना फॉरेक्स में। $12, मेरे आँख फटी की फटी रहेगी भाई, सीधे 12 गुना पैसा। मैंने दोबारा लगाया उसको, दोबारा लगाया, और दोबारा जैसे ही लगाया उसमें स्टॉप लॉस भी होता है, कुछ और भी होता है, ये सब किसी को नहीं पता था, मतलब मेरे को पता नहीं था एक्चुअली। वो गया नीचे सीधा। अच्छा। जैसे ही दोबारा मैंने अप लगाया, अब हमें पता था कि बाज़ार ऊपर ही जाता है, इतना पता था, अप ही लगाना है। लगाया, और फॉरेक्स में एक रूल है कि जैसे आपके अकाउंट में पैसे है, मतलब डीमैट अकाउंट में जो पैसे है वो जब तक है तब तक आपका ट्रेड चलता रहेगा। अच्छा, ओके। जब तक आप काटोगे नहीं, जैसे ही आपका पूरा हिट हो जाएगा तब वो आपके अकाउंट से कट जाएगा, ट्रेड भी क्लोज हो जाएगा। अब ये भी नहीं पता था मेरे को, तो मैंने जब ओपन छोड़ दिया और पूरा जो मैं 2-3 हज़ार थे वो पूरा कट गया। खाने के लिए भी अब पैसे नहीं बचे, मतलब बहुत बुरी हालत में था मैं उस टाइम पे कहूँगा। फिर दूसरा मंथ आया। ये दिस एज के, अब क्या उम्र क्या थी आपकी उस समय? आज से मान लो 4 साल पहले। 24 साल। 24 साल। तो 24 साल के जो जनरेशन है आज की, जो 24 साल की या 24-25 साल के हैं, पहली बार जॉब लगी है, 2-4 महीने हुए हैं, पैसा आना शुरू हुआ है, तो आपको लगता है कि आप अकेले अलग थे ये करने में, या ये आपके दोस्त वगैरह सभी यही चीज़ें कर रहे थे? बाइनरी ट्रेडिंग नहीं कह रहा हूँ मैं, बट EMI पे चीज़ें लेना जस्ट टू लुक गुड, या अच्छा फील कराना खुद को। बहुत सारे थे ऐसे, बहुत लोग थे जो मतलब नए नए जॉब पे थे और चीज़ें ऐसे खरीद रहे थे। मतलब यू वॉन्ट बिलीव, हमने कल एक पॉडकास्ट शूट किया है, उसमें एक IITian हैं जो पढ़ाते हैं। एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं कोई, तो वो कभी IIT में पढ़े थे खुद, और केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। ही सेज के ही ऑल्सो सीज द जनरेशन, आपकी जनरेशन जो है, और वो भी इस फोमो के इम्पैक्ट के कारण बहुत ज़्यादा खुद को दूसरों के सामने पीयर प्रेशर के चक्कर में, कि बाकी लोगों के पास है और मेरे पास भी है पैसा, तो मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ उसी प्रेशर के चक्कर में, या इंस्टाग्राम की रील देख के जो सामने से इतना अच्छा दिखता है, मैं भी क्यों ना हूँ। ये फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि डर है कि मैं मिस ना कर दूँ जो बाकी लोग कर रहे हैं, उसके चक्कर में ये सारे फैसले लेते हैं। आपका ये फैसला इवेंचुअली आपके फ़ायदे के लिए ही हुआ, लास्ट में तो ये फ़ायदे में कन्वर्ट हुआ। अंत में सब कुछ सही हो जाता है, जो शाहरुख खान भी बोलते हैं, बट पॉइंट इज़ कि सबका नहीं होता है। बहुत कम लोग ही हैं जो उस रेस के हर्डल को लास्ट में क्रॉस कर पाते हैं, बहुत सारे लोग स्टक हो जाते हैं। तो दिस इज़ समथिंग दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड, दैट इसका कोई मतलब है नहीं लॉजिकली देखा जाए तो। बट एनीवे, आई जस्ट वांटेड टू से दिस थॉट बिफोर यू मूव ऑन। तब आया कि जैसे तैसे मैंने दोस्त वगैरह से मांग के कुछ पैसे मांग के दुकान से, जैसे अपना वहाँ पे मैंने एक काम और किया था, जो लोकल दुकान है ना, जैसे कि फ़िश वगैरह हो गया या सब्जी वगैरह हो गया, उनसे मैंने थोड़ा कांटेक्ट बना लिया था। मतलब जान पे एक ही दुकान पे मैं बाई से, मतलब उनसे सामान लेता था, तो जान पहचान के हो तो उनसे मैं उधारी ले पा रहा था सामान, इससे कोई दिक्कत नहीं हो रहा था मुझे खाने पीने का। तो लाइबिलिटीज़ बढ़ने लग गई हैं, अब खर्चा बैंकों के पैसे भी देने हैं, अब खाने वालों इधर के देने हैं। तो अभी ऐसे जैसे ही मैंने 1 महीना तो ऐसे ही काट दिया उनके से लेके, फिर दूसरा महीना जैसे सैलरी आई उसमें से EMI तो चला गया, अब बचा 5,000, फिर दोबारा मैंने डाला बाइनरी में। हाँ, उसी में। क्यों, मतलब क्या वापस क्या चाहिए और था कुछ पैसा? पता ही नहीं था उसमें एक्चुअली, इंटरनेट पे क्या सर्च करना है या क्या पढ़ना है कुछ पता ही नहीं था। सिर्फ वही पता था कि एक फॉरेक्स मार्केट होता है, या हाँ जैसे कि बाइनरी मार्केट होता है, कि ऐड भी उसी के आते थे। आप जो चीज़ देखोगे ऐड भी वही आएंगे क्योंकि यूट्यूब के एल्गोस भी पता है वही आते रहते, तो वही आते थे बस। तो जैसे दोबारा मैंने डाला, और जैसे ही डाला उस टाइम पे मैं ईमेल एड्रेस का पासवर्ड भूल गया। थैंक गॉड। क्योंकि बहुत पुराना ईमेल एड्रेस था, 2011 का था, मैंने ऐसे ही बस लगाया था, मैं पासवर्ड ही भूल गया उसका। तो फॉरगेट पासवर्ड नहीं किया? फॉरगेट पासवर्ड भी किया, लेकिन वो बोल रहे कि अपना आधार कार्ड सेंड करो, आधार कार्ड का फोटो सेंड करो। अच्छा, KYC करो, तब जाके ये होगा। मैं उनको आधार कार्ड मतलब फ़ोटो उनको सेंड करे जा रहा हूँ, वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। मैं बोला मैं आपके ऊपर केस कर दूंगा, ये कर दूंगा। मैं उनको ऐसे धमकी दे रहा था उनके कस्टमर केयर को कि बहुत कुछ कर दूंगा ऐसे, लेकिन लास्ट में पता चला कि
लीगली नहीं है। तो मैंने बोला चलो छोड़ो, 1 महीना तो मैं उसी चीज़ के पीछे पड़ा है, फॉरेक्स को हटा ही देते ज़िंदगी से। जैसे इसको हटाया तो अब धीरे धीरे जो है और थोड़ा सा जानने के अच्छे हो कि फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है। फिर आया स्टॉक मार्केट अपनी ज़िंदगी में। ये कितने महीने बाइनरी ट्रेडिंग किया? 2-3 महीने? लगभग बाइनरी हो गया था लगभग 2-2.5 महीने के बाद। 2.5 महीने। अब स्टॉक मार्केट लगाओ, मतलब स्टॉक मार्केट पे जो है मैं पैसे लगाऊँ तो लगाऊँ कहाँ से, पैसे तो है ही नहीं अपने पास, ये भी पंगा है। तो मैंने बोला चलो ये जो मतलब जब तक मेरा लोन ख़त्म नहीं हो जाता तब तक मैं इसको सीख लेता हूँ मार्केट को। तो धीरे धीरे उस टाइम पे ऑब्स्ट्रा, फिर बहुत सारे मतलब इंटरव्यूज़, जैसे आपके इंटरव्यूज़ है, ऐसे कई सारे चैनल्स थे जो इंटरव्यूज़ ले रहे थे, मतलब वायरल हो रहे थे कई सारी चीज़ें, पता लग रहा था धीरे धीरे इंटरनेट पे। तब पता लगा कि धीरे धीरे मेरे को ऐसा पता लगा कि स्टॉक मार्केट भी कोई चीज़ होता है, यहाँ पे भी कर सकते हैं एज ए लीगल। राइट। यहाँ पे कोई रेगुलेटर है, आपके फंड का सिक्योरिटी है, जैसे आरबीआई हमारा सिक्योरिटी देता है बैंक का 5 लाख समथिंग कुछ एफडी का, ऐसे ऐसे भी हमारा देता है, वैसे भी 15 लाख समथिंग कुछ ऐसा है, IPF इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड। तो यहाँ पे जो है मेरे को सेफ लगा ऐसे, तो ठीक है इसको सीखते हैं। तब आया ज़िंदगी में मतलब ऑब्स्ट्रा, मतलब पहली बार ऑप्शन स्ट्रेटजीज के लिए सिमुलेटर जो होता है, सिमुलेटर। हाँ। तो ऐसे सिमुलेटर पे मैं धीरे धीरे प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। मैंने जॉब से छुट्टी ले लिया लगभग 1 महीने का, 1-1.5 महीने का, और यहाँ पे जो है अपना रिसर्च करना शुरू कर दिया, मतलब प्रैक्टिस शुरू कर दिया। धीरे धीरे जो ऑप्शन सेलिंग उस टाइम भी जो 2020 के बाद से जो ऑप्शन सेलिंग भी बहुत वायरल होने लगा। ऑप्शन बाइंग सेलिंग दोनों वायरल होने लगे थे ऑप्शन। तब मैंने जो डेटा उठाया ऑप्स्ट्रा में, जो 2017 से डेटा है, 2017 से डेटा है, तो मैंने वहाँ से शुरू किया प्रैक्टिस। हर एक हफ्ते धीरे धीरे रात को बैठता था, रात को क्या पूरे दिन ही बैठता था कि छुट्टी पे था मैं, ऐसे करता दिन में 13-14 घंटा में प्रैक्टिस ही करता रहता था, बार बार। तो धीरे धीरे मैं जानने लग गया, किताबें पढ़ने लग गया, बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ी उस टाइम पे। अब जो किताबें है इसका भी कहानी है, मतलब जो इंग्लिश किताबें, ये अंग्रेज़ों की इंग्लिश भी इतनी खतरनाक है, पढ़ा नहीं जाता। तो इसको मैंने सोचा कि कैसे करूँ, अब है बंगाली दिमाग, ओमेगा दिमाग, तो कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगाना ही है। तो उस टाइम पर सर्च किया कि ट्रांसलेट कैसे करें। ट्रांसलेट करते करते मिला गूगल ट्रांसलेट। तो गूगल ट्रांसलेट बहुत बड़ा मतलब वरदान साबित हुआ अपने लिए। ट्रांसलेटर लगाना और उसको एज ए कन्वर्ट करके पढ़ना। तो ऐसे ऐसे कई सारे मैंने किताबें मैंने पढ़ने लग गया धीरे धीरे, जैसे टाइम इज़ मनी, बहुत सारे हैं ऐसे, बहुत सारी किताबें ऑप्शन वॉलेटिलिटी एंड प्राइसिंग वगैरह, ऐसे बहुत सारी किताबें पूरी की पूरी किताब खत्म की? हाँ, पूरी किताब। कितना समय लगा होगा? एक किताब लगभग 1.5-2 महीने तो लगी जाएगा। समझ में आ गई? लगभग समझ में। सिर्फ एक ही किताब मेरे को समझ में नहीं आई, जो है ऑप्शन वॉलेटिलिटी एंड प्राइसिंग। बहुत उसमें मतलब कैलकुलेशन है, समझना बहुत मुश्किल था। तो मैंने उसको खाली पढ़ा, लेकिन वो मेरे को समझ में आया नहीं, आज तक भी नहीं, अभी भी नहीं आया। लेकिन वो है काफ़ी मतलब इन डेप्थ है, काम की किताब, कैलकुलेशंस इन्वॉल्व है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है उसमें। बाकी जैसे कि ऑप्शन ट्रेडर हैंडबुक वगैरह ऐसे बहुत सारे है, वो सब समझ में आ गया था लगभग। तो कई सारे ऐसे तरीके पता लगे, नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग भी होता है, ऐसे चीज़ें पता लगा। क्या 5-7 चीज़ें क्या पता लगी कि जो आपको पक्का हो गई कि ये तो अच्छा आई कैन डू प्रैक्टिकली? 5-6 चीज़ें ऐसा पता लगा कि हाँ, मतलब मार्केट का डायरेक्शन नहीं पता है, मतलब पता नहीं है, फिर भी हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, ये चीज़ पता लग गया एक तो। दूसरा है कि मेरे को गेस नहीं करना है कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये टेंशन खत्म हो गया था मेरा। तीसरा है मेरे को एक जॉब भी करना है, प्लस स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग भी होता है कुछ, कि मेरे को ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं देना है, एज ए अलर्ट लगा के भी मेरा काम हो सकता है। लेकिन नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग में एक प्रॉब्लम था कि उसमें एडजस्टमेंट भी करना पड़ता है कई बार, जैसे एडजस्टमेंट भी। और 2022 के बाद जो है विक्स जो हमारा IV होता है वो काफ़ी कम हो गया था, तो वहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा एडजस्टमेंट करने लगा, मतलब करना पड़ रहा था, बार बार जो एडजस्टमेंट करना पड़ता था, क्योंकि बहुत छोटे रेंज मिलता था, क्योंकि प्रीमियम था ही नहीं, बहुत ज़्यादा प्रीमियम बहुत कम हो गए होंगे। तो मैंने सोचा यार चलो नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग, तो मैं इतना ज़्यादा मतलब उसमें एक्टिव नहीं रह सकता हूँ, राइट। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एज ए स्विंग ट्रेडिंग किया जाए, इसमें स्विंग नहीं बोलूँगा, एज ए पोजिशनल ट्रेडिंग किया जाए, लेकिन एज ए डायरेक्शनल किया जाए, ताकि मेरा जो है एक स्टॉप लॉस और एक क्या बोलते हैं टारगेट लगा के काम बन सके। तो सारी चीज़ें मैंने एज ए सिस्टमेटिक हो सके काम। तो चलो यहाँ तक तो मैं समझ गया। तो वहाँ पर जैसे मैंने प्रैक्टिस करने लगा, तो मुझे एज ए डायरेक्शनल ट्रेड भी मिला और जो नॉन डायरेक्शनल ट्रेड भी मिला, मैंने दोनों मैंने प्रैक्टिस किए अलग अलग। तो यहाँ पे मैंने देखा कि एज ए नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग में ये भी एक प्रॉब्लम है कि एज ए कम कैपिटल पे न्यूबी ट्रेडिंग में चार्जेस बहुत लग जाता है, क्योंकि एडजस्टमेंट में लेग्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं उसमें। और जो मैं अगर पोजिशनल ट्रेडिंग अगर डायरेक्शनली करूँ, फिर भी उसके बाद भी मेरे को एज ए स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा, जिसमें नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग में भी मेरे को एज ए स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा अगर स्टॉप लॉस मुझे मेंटेन ही करना है,
तो मैं ऐसे मेहनत क्यों करूँ इतना ज़्यादा। ब्रोकरेज भी बहुत ज़्यादा लगती है। हाँ, ब्रोकरेज भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो क्यों ना मैं ऐसा सिस्टम निकालूँ कि जिसमें मुझे कम का मतलब ब्रोकरेज मेरे को कम लगे, प्लस ऐसे मेरे को स्क्रीन टाइम भी मुझे कम देना पड़े। एक तरीके से बात ही हो रही है कि डिस्क्रिशनरी ट्रेडर बनना है या सिस्टमेटिक बनना है। आप सिस्टमेटिक बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सिस्टमेटिक में आपके इमोशनल प्ले में नहीं आएंगे और आपको एक टारगेट प्राइस स्टॉप लॉस करके रखना है, तो आपको पता है कि आपको स्क्रीन टाइम ज़्यादा देना नहीं है, ज़्यादा पोजीशन मैनेजमेंट भी नहीं करना होगा, इसके चक्कर में ज़्यादा ट्रेड्स भी नहीं होंगे, मतलब ब्रोकरेज भी कम लगेगा, तो आपको जो टेक अवे प्रॉफिट है जो घर पर लेके जाएंगे वो ज़्यादा रह जाएगा, ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने जो है ये चीज़ समझ गया। अब जो है क्या मेरे को जो है 1 साल बाद जैसे लोन लगभग ख़त्म होने वाला है, उससे 1-2 महीने पहले कि मेरे को बहुत मतलब अच्छा 25,000 का लोन चल रहा था, ये लगभग ख़त्म होने जा रहा है और अभी जो है 2 महीना और बाकी है। तो मैंने सोचा कैपिटल तो कैसे भी मतलब लाना है, कहाँ से लाऊं। तो मैंने सबसे पहले अपने दोस्तों के लिस्ट निकाले। पक्के दोस्त कितने हैं? पक्के दोस्त कितने हैं कि मुसीबत में मेरे साथ दे सकते हैं, अब पता लगेगा। तो लगभग 50-60 लोगों के तो नाम निकाल लिए जो आपको ट्रेडिंग के लिए पैसा देंगे और उनको पता होगा कि वो ट्रेडिंग के लिए दे रहे हैं। नहीं, कि ट्रेडिंग के लिए नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा पता था कि किसी को पास में 1 लाख रुपए मांगूंगा कोई नहीं देगा, लेकिन किसी के पास 2,000 रुपये मांगूंगा दे देगा। 50 लोगों के नाम निकाले जैसे तैसे, उनमें से मैंने बोला कि वैसे ऐसे मुसीबत है 2000, और अगर ये पैसा डूब भी जाए तो क्या 2,000 गए, किसी को बता दूंगा कि बाद में दे। सहारा वाले भी यही करते थे वैसे। तो ऐसा करना नहीं है, लेकिन ऐसा दोस्तों को पता है ऐसे उनके साथ ये हुआ था तब? अभी उनको पता लग जाएगा। तो मैंने ऐसे उनसे ऐसे 1 लाख इकट्ठा कर लिया। दूसरा तो मेरे बाइक का जो एनओसी था उसको गिरवी रख दिया। एनओसी से भी लोन मिल जाता है, तो ऐसे करके 2 लाख। किस चीज़ का एनओसी था ये? बाइक का मेरा। हाँ, वो एनओसी दे के मैंने बैंक से और 1 लाख ऐसे लोन ले लिया। तो तब जो है मैंने धीरे, जब मैंने उसको समझ गया मार्केट को, फिर मैंने जो स्टार्ट कर दिया। ये लगभग मैं बात कर रहा हूँ 2021 के नवंबर-दिसंबर की मैं बात कर रहा हूँ। 1 महीना स्टार्ट किया, पहले 2 महीने में मतलब आयरन फ्लाई से मतलब नॉन डायरेक्शनल ट्रेड शुरू कर दिया मैंने, क्योंकि प्रीमियम सीधा ऑप्शन सेलिंग में पहला सेगमेंट, मतलब स्टार्ट ही ऑप्शन सेलिंग से किया है। कल भी हमने एक पॉडकास्ट शूट किया है और वो भी फिजी में थे, सिखाते थे, और वो भी सबसे पहला सेगमेंट उनका भी ऑप्शन सेलिंग। क्योंकि ये एक चीज़ है असीम भाई कि एक्सपीरियंस बंदा हमेशा ऑप्शन सेलिंग में ज़्यादा जाता है, क्योंकि और जो जॉब वाले बंदे, वो भी मेन रीज़न यही था कि मेरे को कम स्क्रीन टाइम पे चाहिए। कम स्क्रीन टाइम और कम मतलब छोटे छोटे प्रॉफिट, लेकिन कंसिस्टेंट प्रॉफिट। कंसिस्टेंट प्रॉफिट, क्योंकि हमें मतलब मंथ का सैलरी का एक आदत है कि हर मंथ सैलरी आएगा, तो उस हिसाब से एक कंसिस्टेंसी चाहिए था अपने को। तो उस हिसाब से हमने इस चीज़ को डिसाइड किया कि ऑप्शन सेलिंग में ये एक स्टेबल इनकम है, मतलब स्टेबल इनकम है, तो इसके जो है इससे जो है काम बन सकता है अपना। कि मैंने उसे प्रैक्टिस भी कर लिया था काफ़ी अच्छा, तो इसमें मेरे को कॉन्फिडेंस आया था। और एक और बात कहना चाहूँगा, जैसे हमारा ट्रेडिंग में हो गया, क्या बोलते हैं लोग जो है ट्रेडिंग में क्या करते हैं, बहुत सारे सेगमेंट अलग अलग ढूंढते हैं। कोई बैंक निफ्टी स्टॉक बहुत सारे ढूंढते हैं। अगर मैं एज ए ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो मैं एज ए ऊपर भी जा सकता हूँ, नीचे भी जा सकता हूँ, तो मैं बार बार क्यों मतलब एक चीज़ को चेंज क्यों करूँ। डायरेक्शन तो मैं कोई भी जा सकता हूँ, ऊपर से ऑप्शन साइडवेज भी चल जाएगा मेरा। साइडवेज मार्केट में भी स्ट्रेटजी लग जाती है, सारे स्ट्रेटजी लग जाता है। तो मैं सोचा एक ही चीज़ में करते हैं, कैरेक्टर भी समझ में आएगा इस चीज़ का, और जो है एक चीज़ में हाथ भी सेट हो जाएगा। तो मैंने इसीलिए जो है ऑप्शन सेलिंग चुना और जो है एक ही जगह पे शुरू कर दिया, मतलब एज ए निफ्टी में शुरू कर दिया उसी टाइम पे। ये था मतलब स्टार्टिंग जर्नी। अब मेजर ब्लंडर कहाँ पे आया, यहाँ इसके बाद भी कहानी है कि जैसे यूक्रेन वार जब हुआ था, अब मैं न्यूज़ वगैरह इतना देखता नहीं था, तो मुझे पता नहीं था कि रशिया यूक्रेन वार होने वाला है। यहाँ पे IB बढ़ चुका है, मैं बोला भर के प्रीमियम आ रहा है, क्या हो गया पता भी नहीं, मैंने पता नहीं किया। मैंने, और जो बोलते हैं ना एक डिसिप्लिन, कंसिस्टेंट आपको रहना है प्रैक्टिस के बाद भी। नेकेड पोजीशन ले, तो वहाँ पे मैंने क्या किया, ट्रायंगल सेल कर दिया, नेकेड पोजीशन यूक्रेन वॉर से 1 दिन पहले। और किस्मत अच्छी थी कि मैंने बहुत दूर लिया था क्योंकि प्रीमियम बहुत मिल रहे थे। और दूसरे दिन खुला गैप डाउन 2.5 से 3% के आसपास, और जैसे ही खुला लगभग मेरे 8% के आसपास कैपिटल उड़ गया, मतलब 16,000 के आसपास कैपिटल उड़ गया। कितने की ट्रेड थी ये? 2 लाख की, मतलब टोटल दोनों साइड में ले रखा था मैंने। हाँ 8%, 2 लाख। तो उस दिन मेरे को समझ में आया कि भाई ओवरनाइट बहुत रिस्की है, नेकेड तो कभी नहीं जाना चाहिए। उस दिन से मैंने आज तक कभी भी नेकेड ऑप्शन सेलिंग किया नहीं है। उससे पहले मतलब लगातार कर रहे थे? उससे पहले तो मैं एज आयरन फ्लाई कर ही रहा था। अच्छा, आयरन फ्लाई कर रहे? आयरन फ्लाई पे कर ही रहा था, आयरन फ्लाई पे काफ़ी सेफ लग रहा था। लास्ट 2 महीने से पे हमारा जो लगभग 4% आ रहा था। ये दूर के जो सेलिंग कर लेते हो? नहीं, आयरन फ्लाई जो हमारा ट्रेंड जैसा बनता है, कर दो सबके लिए। जैसे कि हमने ATM जो है कॉल पुट बाय सेल मतलब सेल किया, ATM CEP सेल किया, उसको जो हेज किया हमने, एक जो है जैसे कि उसका 200-250 पॉइंट दूर हमने हेज कर लिया, दूर का हेज कर लिया। तो ये हो गया हमारा आयरन फ्लाई, हो गया बेसिक आयरन फ्लाई। ऐसे तो एक स्ट्रैटेजी बिना एडजस्टमेंट के
जो है ये प्रॉफिटेबल नहीं है, क्योंकि इसका जो प्रॉफिटेबिलिटी रेंज है वो काफ़ी कम है, बहुत छोटा सा है, 2% चांस रहता है कि सेंटर में रुकेगा। लेकिन रिस्क रिवॉर्ड सही रहता है इसमें कि क्योंकि एज ऑप्शन सेलिंग में जो है या तो आप रिस्क रिवॉर्ड ले सकते हो या आप प्रोबेबिलिटी ले सकते हो। तो यहाँ पे हम एडजस्टमेंट करते थे कि जैसे कि बाजार इस साइड में आयरन फ्लाई को तोड़ के जा रहा है, मतलब ब्रेक इवन को ब्रेक करके जा रहा है, तो हम इस साइड से हम सेल करते थे, जो हमारा एक्स्ट्रा हमारा पैसा बचा हुआ था उससे प्रीमियम खींच सकते थे। तो ऐसे करके हम करते थे, वो सही भी चल रहा था एज मैं बुरा नहीं बोलूँगा, एज काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी भी है वो। तो वहाँ पे जो मेरे अंदर क्या हुआ कि कोई दूसरा स्ट्रैटेजी भी देखते कैसा है, ये ख्याल आया, तो मैंने स्ट्रैंगल सेल कर दिया। और वो किस्मत इतनी ख़राब थी कि वो उसके दूसरे दिन ही युद्ध छिड़ गया और आपको पता ही नहीं था? मेरे को पता भी नहीं था। सुबह उठा देखा 2.5% की अप डाउन। बट अगर हेज पोजीशन में अगर आप ओवरनाइट जाते हो तब भी रिस्क होता है? तब भी रिस्क होता है, लेकिन एज ए आप जो है अपने हिसाब से उसको एडजस्ट, मतलब पैक्ट रिस्क होता है। अब जैसे कोई इवेंट हो जाए, जैसे कि यूक्रेन वार हो गई, ये आते हैं सर 2-3 साल में एक बार आते हैं, जैसे 2-3 साल 4 साल ऐसे में आते हैं एक बार 2 बार। लेकिन तब भी मैं कहूँगा भले ही 1% का रिस्क हो, लेकिन रिस्क है। बाइंग में तो बहुत कहते हैं रिस्क होता है ओवरनाइट। बाइंग में चलो कि सर उतना ही जाना है जितना आपने लगाया है, जितना प्रीमियम दिया है। इसमें क्या आपने अगर हेज नहीं किया है तो कहीं भी अगर खुल गया तो आपका पूरा कैपिटल जा सकता है। करेक्ट, ये एक रिस्क है। तो इसको जो है मैं हमेशा एज ए पोजिशनल ट्रेडिंग में बात ये करूँगा कि मैं एज ए हमेशा 10% या 15% से ज़्यादा रिस्क, मतलब ओवरनाइट का मैं बात कर रहा हूँ कि अगर कोई मेजर मतलब ब्लंडर हो भी गया, कोई गैप डाउन खुल भी गया, तो मैं 6 महीने 7 महीने में मैं रिकवर कर लूँगा। वो जो ब्लंडर होगा ना वो भी बहुत रेयर होगा, फिर रेयर होगा, काफ़ी कम होगा। प्लस जो ये एक डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग है तो चांसेस भी 50-50% है, मतलब एज ए या तो मेरे फेवर में भी जा सकते हो गैप डाउन। थोड़ा समझाओ इसको थोड़ा। जैसे कि मैं डायरेक्शनल ट्रेड ले रहा हूँ तो मैं एज ए प्राइस के मोमेंटम के ऊपर ले रहा हूँ, प्राइस एक्शन के बेस पे कि मैं प्राइस जिस तरफ जा रहा है उसी तरफ मैं ले रहा हूँ। तो वहाँ पे जैसे मैंने क्या बोलते हैं डायरेक्शन लिया तो उसमें 50-50 चांस है, मतलब या तो अगर गैप अप हुआ तो मेरे फेवर में भी जा सकता है और जो है मेरे अगेंस्ट भी जा सकता है, उसमें भी जा सकता है। एक चांस काफ़ी कम हो गया 50%। तो ये थोड़ा सा डायरेक्शनल ट्रेडिंग का फ़ायदा है ऑप्शन सेलिंग का। तो ये थोड़ा सा मैं देखा काफ़ी ज़्यादा कम जो है स्क्रीन टाइम देना पड़ता है, कि ऐसे मैं अलर्ट लगा के जाता हूँ, ऑफिस में बैठ गया, वॉच में बार बार देखने की ज़रूरत नहीं, इसमें अलर्ट आ गया, निकाल के तुरंत काट दिया या स्टॉप लॉस लगा दिया। ये शुरू से ही आशीष, मतलब आप 2 लाख का कैपिटल क्या है मार्केट में, बट क्या इसी से ही आप शुरू किया था आपने? हाँ, टेंशन ज़्यादा नहीं लूँगा, प्रेशर नहीं ज़्यादा नहीं लूँगा। तो 16,000 का लॉस खाया आपने, तो उससे पहले कंसिस्टेंटली कितना प्रॉफिट आप लगातार बना रहे थे? हर महीने एवरी मंथ में लगभग 4% के आसपास लेके जा रहा था। जनवरी फरवरी मैंने 4% लिया, दिसंबर में एक 4% लिया, मतलब 12% लिया। और जैसे यूक्रेन वार छेड़ा 8% चला गया। तो 8,000 रुपये महीना यू आर हैप्पी? सही था, मतलब मैं खुश था उसमें। तो आज वैसे तो बहुत ज़्यादा है, बट आज अगर बात करें तो इतना है ही नहीं। आज नहीं होगा सर, आज के टाइम पे प्रीमियम है ही नहीं, मंथ का 2% बहुत है। बट हमें ये भी ऑडियंस को समझाना चाहिए कि 2% महीने का कर करके साल का 25-30% हो जाता है। और ऑप्शन सेलिंग में मज़ा तब है जब आपके पास अच्छा कैपिटल हो, बड़ा कैपिटल हो, फिर आप FI बड़े बड़े इन्वेस्टर की तरह सोचते हो। हाँ, ये भी है। तो यहाँ पे जो है एक और कहानी आता है कि जैसे मैंने जो है 25% आ रहा था, मतलब कि साल का, तो मैं पहले साल जो है मैं इतना मतलब वो नहीं लगा मेरे को, क्या 2 लाख कमा रहा हूँ इतना, मतलब बैठ के मज़ा नहीं आ रहा है कुछ। मैं बात करूँ 2022 के लास्ट की, तो मैंने सोचा कैसे मतलब बिज़नेस को बड़ा कैसे बनाया जाए, कैपिटल को बड़ा कैसे बनाया जाए। अभी मेरा नाउ कैपिटल है 19 लाख के आसपास है, तो कैसे बनाओ ये सोचने लगा। तो दिमाग में आया कि चलो कि थोड़े से बिज़नेस किताबें वगैरह देखते हैं कि पुराने किताब जो बिजनेसमैन करते कैसे बिज़नेस को, वो भी तो ऐसे 20 से 22% लेते, लेकिन उनका कैपिटल कहाँ से इतना आता है। तो मैंने ऐसे कई सारे किताब पढ़ लिया। सबसे पहले तो अपना जो है रॉबर्ट कियोसाकी का जो रिच डैड पुअर डैड, वही से शुरू किया, जो खुद कर्जे में वैसे। हाँ, अभी जो खुद कर्जे में वही से शुरू किया। उनका भी दूसरा साइड है एक, तो वहाँ से शुरू किया, वहाँ से कई सारी चीज़ें सीखा, और जो एक लेवरेज का कॉन्सेप्ट भी सीखा उनके, जो एक और एक किताब है उन्हीं का लिखा हुआ है, कौन सा है, रिटायर यंग रिटायर रिच, ऐसा कुछ है। तो उसमें से एक कॉन्सेप्ट आया लेवरेज का कॉन्सेप्ट। तब मेरे दिमाग में ये भी आया कि एक लीवर का कॉन्सेप्ट भी था हमारे साइंस की बुक में, फिजिक्स में होता है कि कोई भारी वस्तु को अगर उठाना हो तो जो है आप हमारे शरीर की ताकत ना लगा के लीवर के सहारे हम उठा सकते हैं। तो अब शेयर मार्केट में लीवर कहाँ से आएगा, तो लेवरेज वो चीज़ है। तो मैंने सोचा यार स्टॉक मार्केट में तो है ही नहीं लेवरेज ज़्यादा, एक इंट्राडे में है, इंट्राडे में करता नहीं हूँ, पोजिशनल में बंद कर दिया था सेबी ने। तो मैंने सोचा चलो यार अपने लिए इन्वेस्टर ढूंढते हैं।
राउंड 2। तो बिजनेस माइंडसेट से सोचा कि अपने लिए इन्वेस्टर ढूंढते हैं। तो मेरे एक दोस्त का अंकल, उनको थोड़ा समझ था मार्केट वगैरह का, तो उनको जो मैंने दिखाया कि मैंने ऐसे ऐसे परफॉर्मेंस किया है, हम 50-50 पार्टनरशिप पे कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप मुझे हमारा दोनों का रिस्क जो रहेगा 50-50 रहेगा, और जो है प्रॉफिट भी जो हमारा 50-50 पे रहेगा। तो अगर आप लॉस खाते हो तो पैसे दोगे आप उनको? नहीं, मतलब वो भी आधे देंगे, मैं भी आधा दूंगा, ऐसे था। उन्होंने जो है मुझे एक इनिशियल स्टेज, मतलब एक शुरुआत में उन्होंने 8 लाख के आसपास दिया। अब मैंने जो है वहाँ से शुरू किया, 8 लाख से शुरू किया, जो कि 2022 में कंप्लीट किया। उससे मैंने लगभग जो 25% के आसपास बनाया था। लगभग कितना होता है, 2 लाख के आसपास होता है प्रॉफिट बनाया 2022 में। फिर थोड़ा सा उनको भी कॉन्फिडेंस आया। अभी इसमें देखिए कि मैंने अगर एक बिजनेस माइंडसेट से मैं सोचूं कि मैंने जो है 25% रिटर्न बनाया, लेकिन एज ए पावर ऑफ लेवरेज की वजह से मैंने जो है अपने 2 लाख पे 2 लाख प्रॉफिट जनरेट किया, 100% रिटर्न बन गया। तो ये थोड़ा सा मतलब अच्छा भी लगा मेरे को कॉन्सेप्ट। एग्जैक्टली। अब जस्ट आपने एक स्टेप लिया तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज और ओवरऑल मॉनेटरी वैल्यू वो बढ़ गया वो। हाँ, देखिए इसमें दूसरा चीज़ भी होता है, अगर आपको यूज़ करना नहीं आता है तो इट कैन फायर बैक एज वेल, बट अगर आता है तो, क्योंकि एज अ कंपाउंडिंग आपको अमीर बनाता है, लेकिन कंपाउंडिंग में क्या है, टाइम नीड्स होता है, भी काफ़ी लगातार चाहिए होता है। तो मेरे पास तो एज इनिशियल स्टेज में था नहीं, तो अगर बिजनेस ही एक पॉसिबल था, मतलब पॉसिबिलिटी से बिजनेस की वजह से, जहाँ पे मैं ये अपने कैपिटल को मतलब प्रॉफिट को बढ़ा सकता था। तो ये एक मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया वहाँ पे, तो इससे मेरा जो है 25% रिटर्न वो बन गया मेरा 100% में प्रॉफिट, राइट। क्योंकि उनको मैंने 50% ये भी दे दिया, क्या बोलते हैं अपना प्रॉफिट भी शेयरिंग किया उनके साथ, तो एक तरीका था। फिर दूसरे, और मैं इस बीच में मेरा लोन भी ख़त्म हो चुका था, और मैं काफ़ी मतलब सेविंग भी करने लगा था। अब जो मेरा सैलरी भी काफ़ी बढ़ गया था, तो ऐसे काफ़ी मतलब ज़्यादा सैलरी में सेव करने लगा था, अपने खुद का भी मैं कैपिटल। अच्छा यार, जब जॉब कर रहे होते थे ऑफिस में, तो ध्यान ट्रेडिंग में होता था या जॉब में होता था? तो सबसे पहले तो बाहर कैसे आओ इस सिचुएशन से, इसमें ध्यान था। मैंने बहुत जॉब में, सच बताऊँ सर, एक टाइम पे जॉब में मैंने बहुत मतलब गालियाँ खाई, जिसको बोलते हैं कि काम में ध्यान नहीं रहता था, चीज़ें दिमाग में खाई, वही चीज़ें घूमता रहता था कि उस टाइम के पीरियड का कि कैसे मतलब दिन गए हैं, कई रातें ऐसे गई है जो मतलब सो नहीं पाते थे। नॉर्मल सी बात है, अगर आप किसी के पास काम कर रहे हो तो आप अगर नहीं करोगे काम, परफॉर्मेंस नहीं करोगे, तो सिंपल से आपको पड़ेगा ही उतना, तो झेलना ही था वो। तो ऐसा मतलब उस टाइम पे मतलब दुख भी हो गया था जॉब से, थोड़ा सा मन भी उठ गया था कि चलो एक टाइम पे अपना खुद का बिजनेस भी करना है। वहीं वापस चलते हैं कि मतलब 16,000 का लॉस खाया, अब मैं गलती दोबारा नहीं करूँगा, अब लेकिन क्या करूँ? अब मैं इसमें लिया है कि मेरे पास जो है, अभी यहाँ पे आता है दूसरी कहानी। मैं बोला कि चलो यहाँ पे जो है मेरा स्टॉप लॉस 1% का है, वैसे वीकली मेरा स्टॉप लॉस 1% का रहता है। कभी कभी स्लिपेजेस आ जाता है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, 1-2 हज़ार का। तो जो है मैंने सोचा चलो अभी जो है 1% मेरा स्टॉप लॉस है, बाकी जो है 15% मेरे को निकालना, मैं निकालूँ कैसे उस टाइम पे। तब मैंने सोचा कि जिस दिन मेरा प्रॉफिटेबल ट्रेड होगा, उस टाइम पे जो है मैं प्रॉफिट से कुछ पॉइंट ज़्यादा निकालूंगा हर एक ट्रेड में। जैसे मान लेते हैं कि मेरे को ऐसे 16,000 का लॉस हुआ है उस टाइम पे, अगर छोटे कैपिटल की मैं बात करूँ तो 16,000 का लॉस है, तो उस टाइम पे जैसे मैं 2,500 का मैं प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ, तो 2,500 से थोड़ा सा ज़्यादा 600-700 मतलब 2,500-2,700 रुपये ज़्यादा बुक करूँगा। तो जो मेरा मतलब प्रॉफिटेबल ट्रेड होगा उसमें से थोड़ा सा ज़्यादा जो मैंने बुक किया, वो धीरे धीरे मेरा बाकी जितना भी मैंने क्या बोलते हैं गैप डाउन में लॉस किया, वो धीरे धीरे थोड़ा करके कवर हो जाएगा। इकट्ठा नहीं करूँगा, छोटा करके वो निकाल दूंगा। तो ये मैंने एक सर्वाइव करने का तरीका मैंने निकाल लिया था उस टाइम। मेक सेंस। मतलब यहाँ पे भी इमोशन कंट्रोल करना पड़ेगा। आप हल्के नहीं पड़ रहे हो पैसे के, मेरा पैसा दिख रहा है तो निकाल लूँ। आपको बहुत ज़्यादा पैसे इकट्ठा नहीं चाहिए, आप सिस्टमेटिक तरीके से चलने की कोशिश कर रहे हो। अच्छा एक चीज़ बताओ कि आप सिस्टमेटिक तरीके से चल रहे थे, आप हफ्ते का 1% लॉस खाने को तैयार थे, मतलब महीने का 4%, तो उसमें आपका प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन क्या था? एक उस टाइम पे 1% था, 1:1 रिस्क रिवॉर्ड था 1:1। अभी मैं क्या तो उसके बाद धीरे धीरे 1:2 पे गया, अभी स्ट्रेच आउट करके मैं 1:3 पे कर रहा हूँ। ऑप्शन सारी में 1:3 पॉसिबल है? पॉसिबल है, डायरेक्शनल में पॉसिबल है, नॉन डायरेक्शनल में नहीं। तो मतलब मार्केट में लेकिन बहुत सारी मूवमेंट चाहिए है यार, थोड़ा बहुत चाहिए। अगर मार्केट मूव कर रही है तो ठीक है, लेकिन साइडवेज है तो उसमें 1:3 कैसे? मैं क्या करता हूँ ज़्यादातर एज ए पिरामिडिंग स्ट्रेटेजी यूज़ करता हूँ। अभी पहले नहीं करता था, जस्ट मैं एज ए 6 मंथ से कर रहा हूँ। हमारा जैसे रोल ओवर रोल डाउन होता है, या आप जो है एवरेजिंग जिसको बोलते हैं, सिंपल। जैसे हमारा मैंने स्टार्टिंग में एज ए 1% के आसपास जो है हमारा मतलब 1:1 रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से मैंने ट्रेड ले लिया। अब मेरा वो ट्रेड मेरा डायरेक्शन सही जा रहा है, राइट। अब यहाँ से जो है 50% कैपिटल मेरा डाउन हो गया, मतलब कैपिटल बोला सॉरी, स्ट्राइक प्राइस का जो प्रीमियम है वो डाउन हो गया। ओके।
मान लेते हैं 50% डाउन हो गया, तो वहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अभी जो है मेरा ट्रेड सही जा रहा है, राइट जा रहा है, तो उस टाइम पे मैं और एवरेजिंग करता हूँ। यहाँ पे मैं मनी मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे अगर मेरे पास मनी नहीं है तो उसको रोल ओवर करके थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ, 1 स्ट्राइक या 2 स्ट्राइक ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। ऐसे 2 या 3 बार मैं पिरामिडिक 3 मतलब आप स्ट्राइक प्राइस उठाते रहते हो? थोड़ा सा ऊपर ऊपर उठाता रहता हूँ, जैसे जैसे राइट होता रहता है, जैसे होता रहता है। इसीलिए जो है ये इस टाइम पे पॉसिबल है, अगर ऐसे रोल अप करता जाऊँ तब ये चीज़ पॉसिबल है कि 1:3 आ जाए। मतलब इसमें कितने ट्रेड मारने पड़ते हैं? 3 ट्रेड में पॉसिबल। अच्छा, 3 लेवल का ही है, 3 ऊपर 3 नीचे? 3 नीचे, हाँ। तो आपने 8 लाख का कैपिटल लिया दोस्त के अंकल से, हाँ, और बना भी दिया प्रॉफिट। आपने आगे का कैपिटल धीरे धीरे कैसे बड़ा किया? आगे का मैंने जो मेरे जॉब से ही किया उसको। जॉब का पैसा डालते रहे? जॉब का पैसा जो है मैंने नहीं डाला, नहीं मैंने ऐसे उसको एज ए सेविंग रखा, पहले तो सेविंग करके उसको बड़ा किया है। मतलब 1 साल से पहले नहीं डालता था मैं, जैसे कि ट्रेडिंग का 1 साल हो गया, 2022 से 23 हो गया, तब मैंने जो है अपने जॉब से जितने भी मैंने इकट्ठा किया है पैसा उसको जो है अपने इसमें ऐड कर दिया। 2023 का एंड आ गया। हाँ। कितना सेव कर लिया था आपने? मैंने लगभग सेव कर लिया था 6 से 7 लाख लगभग। 6 से 7 लाख। आपने सारे फैमिली के खर्चे चलते रहे, सब कुछ हो गया? क्योंकि मैंने जो स्टार्टिंग में मनी मैनेजमेंट भी सीख लिया था, क्योंकि कम पैसे में मेरे को घर चलाने की आदत ये भी तो पड़ बड़ा गया अच्छी था। चीज़ होता है। यूट्यूब पे लोग या गूगल पे लोग सर्च करते होंगे कि कम पैसे में घर या लाइफ कैसे चलाएं। हाँ। ये तो पे मैं बजट बनाता था कि मेरे को ये खाना है, जैसे कि ये चिकन पनीर हो गया, ये कितना मेरे को जाएगा, तो 3000 में मेरे को ये सामान लाना है पूरा महीना। 1 हफ्ते में मैंने जैसे कि 2 दिन पनीर खा लिया, 2 दिन चिकन खा लिया, 200 रुपये 400 चले गए। बाकी दिन सब्जी या दाल से काम चलाना पड़ रहा है। तो आप अलग रह रहे थे? जी, घर से अलग रहता था मैं। 2023 में आपने 6-7 लाख रुपए, 2023 के स्टार्ट में कि 23 के स्टार्ट में आपने ये 6-7 लाख रुपए इन्फ्यूज़ किया, और धीरे धीरे फिर वही चीज़ चलती रही। फिर 24 के एंड में भी किया होगा, 23 के एंड में भी किया होगा, और 24 में भी अभी 24 में फिर दोबारा मैंने इकट्ठा करके लगभग जो अभी मैंने अपना कैपिटल 19 नहीं 23 लाख के आसपास कर लिया। बाकी 3 लाख जो मैंने एज ए इमरजेंसी फंड रखा हूँ, और बाकी 19 लाख से मैं ट्रेड करता हूँ अभी फिलहाल करंट सिचुएशन में। बाकी अंकल का पैसा अंकल को दे दिया। अच्छा, अंकल के पैसे से बाहर हो गए? क्योंकि दूसरे का पैसा लेने से ये भी एक प्रेशर भी रहता है, परफॉर्मेंस प्रेशर भी रहता है कि मेरे को भाई कमाना ही है। वो एक शॉर्ट टाइम के लिए ठीक है, लेकिन एज अ लॉन्ग टाइम के लिए मेरे को नहीं लगता कि ठीक है, क्योंकि एक प्रेशर में काम करना चाहिए इस चीज़ का। अभी आप महीने के 2-2.5% पे हो उस हिसाब से। एंड क्या मतलब क्या सोचा क्या है कि चलता रहेगा ऐसे ही, विच इज़ नॉट अ बैड आइडिया, गलत आइडिया नहीं है वो भी, कि कुछ साल ऐसे चलते रहे। आप अभी ट्रेडिंग में भी लाइफ में भी दोनों जगह यंग हो, तो उस केस में इफ़ यू स्पेंड लाइक 4-5 years डूइंग दिस, इफ़ द मार्केट अलाउज यू टू डू दैट, अगर मार्केट ने कुछ और सोच लिया वो अलग बात है। पर अगर मार्केट ने यही सोचा तो इट्स नॉट अ बैड आइडिया। तो आपने कैपिटल पिछले 2-3 साल में 2 लाख से शुरू करके, 2 लाख नहीं, माइनस से शुरू करके, जबकि मैं 2 लाख कर्जे में ही था। लोगों से लिया था मैंने। हाँ, एक्चुअली फेयर। आज की तारीख में आपकी पोजीशन मैनेजमेंट आप करते नहीं हो, क्योंकि आप एक सिस्टमेटिक ट्रेडर बन चुके हो। क्या एक डिस्क्रिशनरी ट्रेडर को हमेशा एंड अप करना चाहिए एक सिस्टमेटिक ट्रेडर बनने में? बहुत सारे डिस्क्रिशनरी ट्रेडर इस बात से डिसएग्री करेंगे, क्योंकि वी हैव टॉक टू अ लॉट ऑफ पीपल जो कि डिस्क्रिशनरी ट्रेडर हैं, 4-5 से ऑप्शन सेलिंग, ज़्यादा शायद उतने सालों से ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, एंड दे स्टिल बिलीव के सिस्टमेटिक में एक लिमिटेशन हो जाती है, और एक ह्यूमन एंगल आना ज़रूरी है। बिकॉज अगर ह्यूमन एंगल आता है तो आप उस हिसाब से पोजीशन मैनेजमेंट करके अपना प्रॉफिट का जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ कर सकते हो। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? देखिए सर, गलत कोई नहीं है, सोच का फ़र्क है सोच का। जैसे कि मान लेते मैं मेरे अपने साइकोलॉजी देखना चाहिए सबसे पहली बात तो, कि मैं एज मतलब स्टॉप लॉस में खुद से हैंडल कर पा रहा हूँ या जो है मैं नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूँ, मैं अभी भी इतना मेंटली स्ट्रांग नहीं हूँ कि मैं अगर एक मतलब जो भी ट्रेडर डिस्क्रिशनरी ट्रेडर उसमें अगर करूँ या डेली में एनालिसिस करूँ राइट बैठ के, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। सिचुएशन के हिसाब से मैं कहूँगा करना चाहिए, जिसमें भी आपका हाथ सेट हो वो करना चाहिए, ना कि किसी को देख के करना चाहिए। मतलब हाउ वुड यू नो दैट? कैसे पता लगेगा? कि आपको हर एक चीज़ में एक बार थोड़ा ट्रायल लेना पड़ेगा, छोटे हर एक चीज़ में आपको पता लग जाएगा। 2-3 जैसे मतलब 2-3 बार जैसे आप लोगे ना, कभी स्विंग ले लिया, कभी पोजीशन ले लिया, 2-3 बार लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये मेरे साइकोलॉजी के हिसाब से शूट कर रहा है। जो शूट करता है उस हिसाब से। सो ज़्यादातर जो डिस्क्रिशनरी फुल टाइम ट्रेडर इवेंचुअली ऑप्शन सेलिंग करते हैं वो फुल टाइम भी होते हैं, मतलब फुल टाइम यही करते हैं, तो उनके लिए शायद इजी भी है क्योंकि वो स्क्रीन टाइम दे सकते हैं स्क्रीन टाइम। अब मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं पॉसिबल नहीं है कि मैं पूरे दिन बैठूँ, तो मेरे लिए एक सिस्टम ही सही रहता है, इसलिए मैं एज अ सिस्टमेटिक ट्रेडिंग ज़्यादा प्रेफर करता हूँ एज अ जॉब पर्सन को पर्सनली। तो एक जो जॉब करता है इंसान, वो
ट्रेडिंग का टाइम जॉब के साथ साथ कैसे मैनेज करता है? जैसे कि मान लो सारे जॉब में पॉसिबल नहीं है देखा जाए तो। कुछ जॉब ऐसे है कि मुझे ऐसे 5 से 10 मिनट, अगर जैसे मैं डेस्क पे बैठा हूँ तो मेरे पास अपना फ़ोन साइड में रखा हुआ है, हमेशा शायद मैं मोबाइल ना देख पाऊँ, लेकिन एज ए मेरे पास अगर स्टॉप लॉस या टारगेट का अलर्ट आ जाए तो मैं तुरंत उसको काट सकता हूँ। तो उसमें सिर्फ 2 या 3 मिनट लगेंगे। जॉब के साथ साथ ऐसे मैनेज किया जा सकता है, राइट। लेकिन वहीं पे मैं अगर स्क्रीन टाइम दे दूँ तो कैसे करूँगा, वो नहीं पॉसिबल नहीं है वो चीज़। तो जो डेस्क वाले जॉब कर रहे हैं या जो सिटिंग वाले जॉब कर रहे हैं वो ये ईजिली कर सकते हैं, इसको मैनेज कर सकते हैं। दूसरे में प्रॉब्लम नहीं है, एक बार मैंने मोबाइल निकाल के काट दिया, उसमें कोई कुछ बोलने वाला है नहीं, मेरे को नहीं लगता कि 2-3 सेकंड का काम है बस पूरे दिन में। क्योंकि आप जो है पहले से आप एनालिसिस कर रहे हो, पहले से टारगेट और स्टॉप लॉस लगा रहे हो, ये एक फ़र्क है बस। कभी ऐसा हुआ है कि बिकॉज जॉब पे ध्यान चला गया था और आप एक सिस्टमेटिक हो तो आप बच जाते होगे इस चीज़ से, वैसे कि एकदम से कोई लॉस आ गया वहाँ पे और काट नहीं पाए? अभी तक तो मिला नहीं मेरे को। एक इंसिडेंस मैं आपको बता देता हूँ। पंजाब में कुछ टाइम पहले जो इंटरनेट बंद हो गया था कुछ दिन के लिए। हाँ, आई नो। उस टाइम पे मैं फंसा था। ओह शिट। लेकिन मैं बच गया था कैसे? जिस दिन फंसा अपने पास इंटरनेट है नहीं, वाईफाई भी नहीं था मेरे पास उस टाइम पे। उसके बाद उसके दूसरे दिन ही मैं वाईफाई ले लिया था कि भाई ऑनलाइन अगर बिजनेस करना है तो पहले वाईफाई चाहिए। ओके, करेक्ट। तो जैसे वो हुआ सिचुएशन और मेरा पोजीशन ओपन भी था और मेरे स्टॉप लॉस की तरफ जा रहा था, मेरा स्टॉप लॉस भी नहीं लगा हुआ था क्योंकि अलर्ट पे काम कर रहा था मैं। तो मेरा दिमाग घूम गया, मैं करूँ कैसे। सुबह तो एक मतलब दूसरे स्टेट में, मेरे अपने स्टेट में कॉल किया, एक दोस्त से पूछा कि यहाँ कहाँ है बाज़ार बता, तो उसने बताया यहाँ पे है। मैं बोला अपने स्टॉप लॉस के पास आ चुका है, मैं क्या करूँ। मेरे उस टाइम पे समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ। तब दिमाग लगाया कि कहाँ मेरे को जो है इंटरनेट मिल सकता है। तो वहाँ पे जो है मेरे ध्यान में आया, एक बार ध्यान में आया कि जो जैसे कि बहुत सारे रेस्टोरेंट है उनके पास है बिलिंग। तो मैंने ढूंढने लगा किस रेस्टोरेंट पे जो है वाईफाई लगा हुआ है। ऐसे ढूंढते ढूंढते हॉकर्स नाम का एक रेस्टोरेंट था, मतलब हॉकर्स का एक ब्रांच था, वहाँ पे मिल गया शहर में। हाँ, सिटी में। मैं फिरोजपुर कैंट में ही, ज़्यादा दूर नहीं, मैं तो पास में ही था। उसके अंदर गया, मैं बोला एक वो चाहिए, कोल्ड ड्रिंक चाहिए, दे दो। मैं बोला पहले पूछ लिया कि ऑनलाइन होगा ट्रांजेक्शन, ऑनलाइन में पेमेंट कर सकता हूँ? बोला हाँ। मेरा कनेक्ट कर जल्दी से। जैसे कनेक्ट किया मैंने काट दिया, बच गया मैं उस टाइम पे। What a smart idea, man. मतलब बहुत सारे दिमाग लगाने पड़ते हैं। किसी को आइडिया नहीं हुआ होगा कि आपको इंटरनेट क्यों चाहिए। वैसे मतलब मैं यूपीआई से पेमेंट करूंगा, पैसा नहीं है। रेस्टोरेंट पर दिमाग में आना कि यार रेस्टोरेंट में होगा, फिर उसके बाद वहाँ पे जाके इंटरनेट लिया एंड देन एक कोल्ड ड्रिंक का पैसा देके अपनी पोजीशन काट दी। और उस दिन मेरे को लगभग 1.3% के आसपास लॉस हुआ था। मतलब कि अगर 10 लाख के उस टाइम पे कैपिटल पे कर रहा था तो 13,000 के आसपास लॉस था। कितना हो सकता था उस दिन? अगर नहीं काटते तो लगभग 8 से 9% के आसपास गया था। बहुत डाउन गया था उस दिन। आप अगर चेक करेंगे तो उस दिन बहुत डाउन गया था। मैं बोला बच गया भाई। 80,000 का लॉस हो सकता था मिनिमम, तो 67,000 बहुत बड़ा मतलब अमाउंट है एक, देखा जाए तो। ऑब्वियसली कोल्ड ड्रिंक ने बचा दिया। मतलब ये मतलब काफ़ी सारी चीज़ें जो है एक्चुअली क्या, मुसीबत के टाइम पे दिमाग जो थोड़ा तेज़ काम करता है। मुश्किल टाइम, इट डिपेंड्स ऑन योर पर्सनैलिटी एज वेल यार, कि मुश्किल के टाइम पे कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, एंड कई लोग प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं और कई लोग सोल्यूशन के बारे में सोचते हैं। यू थॉट ऑफ ए सोल्यूशन कि हाउ डू आई डील विद दिस रादर देन ओ यार ये क्या हो गया यार। मैंने ऐसे बैकअप प्लान भी बना रखा था उसके लिए, अगर इंटरनेट नहीं मिलता है तो किसी दोस्त को भी बोल सकते थे। दोस्त को भी बोल रहा हूँ कि अपना लॉगिन कर, खोल, काट दे। ये प्लान साइड में रखा था क्योंकि मैं ऐसे सिक्योरिटी थोड़ा सा मतलब डर भी था, कहीं कुछ मतलब ले ना जाए, ऐसा भी रहता है दिमाग में। तो पहले तो अपने खुद से किया कि देखते चलो इधर पहले देखते हैं। उसने कुछ गलत क्लिक कर दिया, ये भी एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम है कि पता नहीं होता सबको कि एग्जैक्टली क्या करना है। ओके, स्टॉक मार्केट के प्रॉफिट के पैसे से घर पे क्या दिया जो कि ईएमआई पे नहीं था? कुछ भी नहीं दिया आज तक। कैपिटल पे कैपिटल का मतलब कंपाउंड। यू आर वेरी फोकस्ड कि मेरे को अभी कुछ खर्चे नहीं करने उससे तो बिल्कुल नहीं करने। टोटली जो है मेरा कैपिटल इसी में डीमैट में ही रहता है और इसी में कंपाउंड होते रहता है। क्योंकि ब्रेड बटर के लिए मेरे पास जॉब है, ईएमआई देने के भी या कोई खर्चे करने के लिए मतलब मेरे पास है एक लगभग, तो उससे ठीक है वो। इसलिए मैं जॉब नहीं छोड़ रहा हूँ कि फ्री माइंड में मैं ट्रेड कर सकूँ। वेरी गुड, आई मीन दैट्स अ गुड वे ऑफ थिंकिंग। तो आईफोन, बाइक और गोल्ड के बाद कोई बड़ा चीज़ नहीं लिया? नहीं, आज तक नहीं लिया। शौक नहीं बदले, आपका माइंडसेट बदल गया बस। तो आपके लिए अभी खर्चा क्या है? व्हाट इज़ योर बिग खर्चा दैट यू फील के ये तो होना चाहिए? बस राशन पानी और हमारा कपड़े, बस यही दो है, बाकी और कुछ भी नहीं है ऐसे।
और घर से कोई प्रेशर तो नहीं है कि मेरे को सोना नहीं लेके देते हैं लोग? पापा एज ए रिटायर आर्मी पर्सन है, तो अच्छा। हाँ, तो उनको एज ए पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ता है। यार बहुत चीज़ें फ़र्क पड़ती है ना। जब आप लेके गए होगे आईफोन वगैरह, तो घर वालों ने कहा होगा ये क्या खर्चा कर रहा है तू इतना, उनको लगा होगा कि दिस इज़ वियर्ड। नाउ इट इज़ नॉर्मल। अभी तो फिलहाल नॉर्मल है, बट ऐसे ही होना चाहिए। आप ये फोमो वोमो बहुत पीछे रह गया, वो शुरू में था। स्टार्टिंग में था एक्चुअली, देखा जाए तो। फेयर इनफ। ट्रेडिंग कभी फुल टाइम बनेगा? फुल टाइम बनेगा। आर यू अ पर्सन, जैसे कहते हैं ना पर्सनैलिटी? मैं बनूंगा, फुल टाइम मेरे को करना भी है, लेकिन एज ए फुल टाइम क्या चीज़ सेम ही है, मेहनत उतना ही है, टाइम भी उतना ही देना है एक्चुअली। हाँ, अभी मैं एज ए यूट्यूब पे भी हूँ कि यूट्यूब पे अच्छा, एक्चुअली हाँ, यूट्यूब चैनल है? जी जी। ओह कूल। एम ट्रेडर नाम से है, अभी स्टार्टिंग ही किया, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। तो मैंने पहले एज ए टिप विप तो नहीं देते ना? नहीं कुछ नहीं। मैं एज ए एनालिसिस भी नहीं देता हूँ, क्योंकि मैं तो क्या व्हाट इज इट अबाउट? बस मैं जो भी मैं एक्सपीरियंस करता हूँ ट्रेडिंग में होने के बाद उसको शेयर करता हूँ, जो भी मैं ट्रेड करता हूँ। मैं कल परसों ही ट्वीट किया था मैंने कि यार एक ट्रेडिंग व्लॉग होना चाहिए, जिसमें एक ट्रेडर अपना बताए कि मेरा माइंडसेट क्या है एट आफ्टर द मार्केट आवर्स, या जो भी मतलब मेरा हफ्ते में एक दिन में कभी बताए। दैट्स इंपॉर्टेंट। संडे को बनाता हूँ। अब इसलिए करता हूँ कि एज ए यूट्यूब से जो मेरा फिक्स इनकम आना चाहिए, तब मैं एज ए जॉब छोड़ सकता हूँ। धंधे वाला सोचते हो, बिजनेस माइंडेड हो आप। तो एक तरीके से रादर देन स्पेंडिंग इन डिफरेंट स्ट्रीम्स, यू आर ट्राइंग टू अर्न फ्रॉम डिफरेंट स्ट्रीम्स, कि कहाँ से पैसा आ सकता है, जनरली पैसा आ सकता है। ओके, हाँ, मैं तो सवाल ही खत्म हो गया यार। क्योंकि बहुत सारे फ्लॉज ढूंढते हैं अपन, बहुत सारे एग्जांपल्स ढूंढते हैं कि ये मैंने ये नुकसान कर दिया, इसका वजह से ये हुआ। यू आर वेरी सिस्टमेटिक। तो सिस्टमेटिक बंदा इन अ सेंस बोरिंग होता है। हाँ, क्योंकि एक्चुअल काम बहुत बोरिंग है ये। हाँ, देखा जाए तो, क्योंकि आप एक ही चीज़ कर रहे हो, बार बार अपनी स्ट्रेटेजी को बदलने की कोशिश नहीं करते, या कुछ नया कि यार मैं 2 का 2.5 या 2.25 कर लूँ। नहीं, तब तक तो नहीं करता हूँ। वो गलत क्यों है? वो तो गलत नहीं है। नहीं, जैसे लालच की तरफ से नहीं कह रहा। हाँ, गलत नहीं है, लेकिन क्या मैं एज ए कंफर्टेबल की बात कर रहा हूँ, मैं कंफर्ट हूँ इसमें, दिल की बात करो कि आप कहाँ पे रुकना चाहते हो, आप मतलब सेटिस्फाइड किस में हो। मैं एज ए 2% या 2.5% में मैं सेटिस्फाइड हूँ। क्या अभी जैसे कि मैं अभी की मैं बात करूँ तो मैं एज ए 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड लेके चलता हूँ। एज ए 1% एज ए स्टॉप लॉस एंड 3% इज ए टारगेट। लेकिन मेरे जो है स्टॉप लॉस भी लगेंगे, तो ऑन एन एवरेज वो 2 या 3% में आएंगे मंथ का। फेयर। दिन में या महीने में कितने ट्रेड्स हो जाते हैं आपके? 4 ही ट्रेड, मतलब टोटल गिन के होंगे 12 ट्रेड टोटल, कि 3 पिरामिडिंग है। कैसे बढ़ते हैं? अच्छा, 3 एवरी वीक, तो 4x3। हाँ, बस। मेजरली निफ्टी में करते हो? मेजरली निफ्टी में करता हूँ, बैंक निफ्टी कभी कभी। क्यों? आज तक मैं किया नहीं हूँ, बहुत कम किया हूँ। वाई? बैंक निफ्टी से मेरे को एज बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल लगता है उसको, मतलब एज ए वाइल्ड एनिमल लगता है। अब पहले से एक डर भी है। पहले के जो ट्रेडर्स थे वो थोड़ा सा डर भी बैठा दिया है। शायद मैं प्रैक्टिस करूँ तो शायद इसमें भी हो जाए। अभी के टाइम में बात करूँ तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड कर सकता हूँ एज ए, लेकिन मेरे को एज ए टेस्ट के लिए टाइम चाहिए। तो 1 या 2 महीना उसको टेस्टिंग के लिए मुझे टाइम चाहिए, तब मैं जाके ट्रेड कर सकता हूँ किसी और इंस्ट्रूमेंट में या किसी और इंडेक्स में। मेरे ख्याल से ना आप बड़े संभले हुए हो, तो उस मामले में बहुत सारी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करती हैं। एंड वो अगर करोगे भी, वो तो एक एक्सपेरिमेंट की तरह से छोटे कैपिटल के साथ करोगे। इफ़ यू डू, शायद कब ना ही करो। नहीं, मेरे को ऐसा, मैं वही तो बोला आपको, मैं एक ट्रेडर हूँ, मैं ऊपर भी जा सकता हूँ, नीचे भी जा सकता हूँ। तो मैं इंस्ट्रूमेंट क्यों चेंज करूँ? सीधी बात है, जाएगा तो बाजार 2 ही तरफ जाएगा, या तो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। तो मैं क्यों ना अपने एनालिसिस के हिसाब से इसको करूँ। इसलिए मैं ज़्यादा इंडेक्स या कोई चीज़ चेंज नहीं करता ज़्यादा। आपको लाइफ में बहुत सारे पैसे कमाने हैं, या विच इज़ नॉट ए बैड थिंग, वो गलत चीज़ नहीं होती है, या एक कंफर्टेबल कंसिस्टेंट लाइफ जीनी है? मेरे को एज ए मैं या बहुत सारे पैसे कमा के तीसरा ऑप्शन भी है नहीं, कंसिस्टेंट लाइफ। एक्चुअली एक बड़ा कैपिटल के साथ एक मतलब कोई काम ना करना पड़े, जिसको बोलते फाइनेंशियल फ्रीडम, राइट, इसको अचीव करना चाहता हूँ पहली बात तो। व्हाट इज़ द बड़ा कैपिटल फॉर यू? जैसे कि मान लीजिए कि मेरा जो भी मेरा खर्चा है, जैसे कि मान लेते कि सपोज मान लेते 1 लाख का मेरा खर्चा है, तो एटलीस्ट मैं बैठे बैठे कुछ काम ना करके मुझे एज ए 1.5 से 2 लाख मेरे घर मतलब जेब में आए महीने के। ऐसे मान लेते कि मैं मेरे पास जो है मैंने ऐसे 10 करोड़ रुपए मैंने इकट्ठा कर लिया काम करके, उसको जो मैं एज एफ डी कर लिया, तो उसको जो इंटरेस्ट 10 करोड़ का तो 70 लाख एफ डी आ गया आपका साल का, तो महीने का 6 लाख बांट लिया मैंने के हिसाब से, महीने का 6 लाख हो गया। 6 लाख बांट लिया और कुछ 1% या 2% उस पर छोड़ दिया, ताकि वो भी खत्म ना हो, वो भी बढ़ता रहे। जो 10 करोड़ है 1-8% उसमें भी कंपाउंड होता रहेगा। करेक्ट। तो इसमें क्या मेरे को एज ए काम नहीं करना पड़ेगा, मैं अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, कि बहुत ज़्यादा मैं बाहर रहता हूँ, इसलिए मैं एज ए मेरे को बहुत ज़्यादा अमीर नहीं बनना है, लेकिन एज ए मेरे को काम भी ज़्यादा नहीं करना है। ये नंबर ऐसे ही बोला आपने 10 करोड़, या ये एक्चुअल नंबर है कि आप इसके बाद काम नहीं करोगे?
मैं ऐसे मतलब एक एग्जाम्पल दिया है, बट ऐसा कोई नंबर सोचा नहीं है। सोचा नहीं है बस। फिर क्योंकि जैसे जैसे लाइफ में पैसा आता है तो अपने खर्चे भी बढ़ते हैं, और खर्चे बढ़ते हैं तो फिर हम कहते हैं और कमा लें। यही बंदा फिसता रहता है कि खर्चे बढ़ गए और कमाओ, खर्चे बढ़ गए और कमाओ। तो वो सोच भी तो आएगी कभी। आप 10 करोड़ या 5 करोड़ या 20 करोड़ भी सोच लोगे कभी, आपका लाइफस्टाइल का खर्चा अब 1 लाख रुपए है, कभी 4 लाख 5 लाख भी तो होगा। फिर उस हिसाब से आपका जो डिफरेंस है वो कम होता जाएगा। मैं कहूँ तो मैं बहुत ज़्यादा शौक नहीं है मेरे को बहुत ज़्यादा चीज़ों का। अभी नहीं है, अभी नहीं है। अगर लेट से 10 करोड़ आपके वॉलेट में होते, आपके बैंक अकाउंट में होते आज शौक तो आते यार। नहीं एक्चुअली सही बताओ तो मैं कुछ ज़्यादा खास शौक अभी भी नहीं है। अभी भी मेरे पास पैसे तो मैं ऐसे नॉर्मली जितना मैं उस टाइम पे चलता था, अभी भी मान लो 10-12 हज़ार में अभी भी चल ही रहा है उतना वैसे ही। अभी भी मैं कुछ खास शौक नहीं गया। अभी मैं फ़ोन लेता हूँ तो सेकंड हैंड फ़ोन ही लेता हूँ। है ये तो मत चलो यार, ये तो ज़्यादा हो गया। एक ही लिया हो, ज़्यादा नहीं लिया हो। नहीं, क्योंकि फ़ोन्स में स्पेशली क्योंकि पता नहीं ख़राब होते हैं यार अंदर क्या। नहीं जैसे कि मान लेते हैं कि मैं ऐसे एक आईफोन ले लिया, मान लेते हैं पुराने आईफोन जो है 10-12 हज़ार में मिल जाते हैं। अब 10-12 हज़ार, हाँ पुराने जैसे आईफोन 7 हो गया, आईफोन X हो गया, सब 10-12-20 में आ जाते हैं। 11 हो गया, X आया था लाख रुपए का फ़ोन। हाँ लेकिन आज के टाइम में 20 हज़ार का मिल जाते हैं पुराने वाले। तो दैट्स अ स्मार्ट आइडिया अगेन। तो अभी क्या 20 हज़ार में मैं देखने जाऊँ तो उसके जैसा परफॉर्मेंस वाला फ़ोन मिलेगा नहीं मेरे को, उसके जैसा कैमरा मिलेगा नहीं, और इसका जो बाइंग वैल्यू है वही रहेगा। उस फ़ोन को मैं दोबारा अगर रीसेल भी करूँ 20 हज़ार ही मिलेंगे मेरे को। यार मेरा तो मन कर रहा है बेचने का आईफोन 13। नहीं बट सेंसिबल अगेन। सी पता है कि अपन कहीं ना कहीं जो ज्ञान भी देते हैं, कुछ टाइम पे मैं भी जैसे कुछ ज्ञान देता हूँ, तो कहीं ना कहीं हम भी फोमो में फंसे हुए हैं, हमें नहीं पता लेकिन उस चीज़ का मे बी सभी होते हैं। हाँ, कहीं हमारा नेचर ही ऐसा है एक्चुअली देखा जाए तो। फेयर इनफ। बहुत मज़ा आया आशीष, सच में बहुत टेक्निकल बात भी की हमने बीच में, और जिस तरह से आप ऑप्शन सेलिंग के साथ जुड़े हुए हो, पहला और आई डोंट नो बट अभी के लिए मैं कह सकता हूँ कि आखिरी सेगमेंट है आपका जिसमें आप ऑप्शन सेलिंग में आप अड़े रहोगे, टिके रहोगे, कि सिस्टम बन गया है और उस सिस्टम से भी कभी कभी अभी एक्सपेरिमेंट नहीं करते हो। आई होप अभी सिर्फ मैं इसमें करता हूँ, रिस्क रिवॉर्ड पे करता हूँ कि मैं कितना रिस्क में उतना रख के रिवॉर्ड कितना मैं स्ट्रेस कर सकता हूँ। चलो इस पर कर ही लेते हैं बात। अब 1:1 से शुरू हुए थे, अब 1:3 पे पहुँच गए हो। यार ये आप डिसाइड करते हो या मार्केट डिसाइड करके देती है? नहीं एक्चुअली क्या हुआ था, जैसे मैंने 1:1 पे जैसे मैं रिस्क रिवॉर्ड कर रहा था तो मैं एज ए बिल्कुल जो है 1:1 पे नहीं बुक कर पा रहा था, स्लिपेजेस आ रहे थे। ओके। तो मैं थोड़ा सा ऐसे बढ़ाया, 1:5 किया उसको। हाँ मतलब 1:5 में बोला, 1:1.5। हाँ फिर गलत बोल दिया, सॉरी। 1:1.5 किया। तो मैं जैसे किस दिन करता हूँ मैं, जैसे जिस दिन मान लेते हैं मंडे को मेरा स्टॉप लॉस लग गया, अब मेरे पास पूरा हफ्ता फ्री है अगले गुरुवार तक। तो नहीं लोगे ट्रेड है? नहीं लोग ऐसा लग गया तो बस इस हफ्ते चुप पिक्चर देखता हूँ, कुछ भी करता हूँ, लेकिन ट्रेड नहीं लेता हूँ। एक्सपायरी खत्म होगा फिर दूसरा। अगर मार्केट इतनी अपॉर्चुनिटी दे कोई आपको तो भी नहीं, कुछ नहीं। प्योर सिस्टमेटिक यहाँ से भी बन चुके हो मतलब? बिल्कुल। तो उस टाइम पे क्या, तो बीच में मेरे पास एक गैप है प्रैक्टिस करने के लिए, तो मैं उस टाइम पे क्या करता हूँ, रिस्क रिवॉर्ड बढ़ा के या घटा के देखता हूँ, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट उस टाइम पे कर लेता हूँ सिमुलेटर पे बैठ के। तो ये लगभग 2 या 3 दिन में हो जाता है, 2 से 3 साल का। अगर 2-3 घंटा भी बैठ जाए ना स्पीड में, अगर बंदा करे कि आप हाथ भी सेट हो गया है उस पर, सिमुलेटर पर भी हाथ सेट हो गया, तो 2-3 घंटा अगर डेली करता हूँ तो 2-3 में, एक हफ्ते में एक ट्रेड मान लेते हैं, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता है 2-3 साल का डेटा निकालने में। तो ऐसे करते करते वो जो मैंने जितने बार मेरा स्टॉप लॉस लगा, वो करते करते मैं 1:3 पे पहुंच गया। अच्छा ये पहुंचे हो, आए नहीं हो? ना आए नहीं, सोचा नहीं है जी बिल्कुल नहीं, लाया गया है आपको। लाया गया। तो फिर जैसे ही मैंने 1:3 से ऊपर गया तब उसका जो रिजल्ट ख़राब आने लगा। अच्छा। कि पोजीशन साइजिंग बढ़ गया, कि मैं पास आने लग गया इन द मनी के, तो मैं समझ गया कि 1:3 तक ही स्ट्रेचेबल है। ऑप्शन सेलिंग में तो इतना अभी बहुत है यार। ऑप्शन बाइंग में तो लोग 1:10 बोलते हैं, बहुत कर सकते हैं, तो बहुत कुछ हो सकता है। बट वो भी रिस्क मैनेजमेंट करने के बावजूद भी आपका फाइनल जो प्रोबेबिलिटी वाला गेम प्ले आता है वहाँ पे तो वहाँ पे इवेंचुअली आप अगर उसमें राइट भी हो गए तब भी बहुत कम चांस है। करेक्ट। इसमें अगर आप गलत भी हो गए तब भी आपके पास चांस है, एज अ टाइम डिके थीटा की वजह से। ये फ़ायदा है, कुछ फ़ायदे मतलब टेक्निकल फ़ायदे हैं जिसकी वजह से एज ऑप्शन सेलिंग सही लगता है। तो आपका पहले साल का प्रॉफिट कितना था? पहले साल का लगभग था 2 लाख के आसपास। अच्छा। और दूसरे 8 लाख पे, दूसरे साल भी 2 लाख ही था मतलब। अच्छा। हाँ सेम ही था दोनों साल में। ओके। तो लगभग मैंने एज 8 लाख से अगर शुरू किया तो 2 साल में मैंने 50% रिटर्न बना लिया, 4 लाख 4 लाख पे। और अभी आप 19 लाख तक पहुंच गए। अभी 19 लाख। लोएस्ट हाईएस्ट लॉस तो आपने 16,000 देखा है, हाईएस्ट प्रॉफिट बहुत बड़ा नहीं होगा एक दिन में?
हाईएस्ट प्रॉफिट मैंने इसी मंथ देखो 60,000 के आसपास। अच्छा, कितने ट्रेड वैल्यू? ये 19 लाख का। अच्छा, पूरे कैपिटल? पूरे कैपिटल के। ऑप्शन सेल में आपको पूरा कैपिटल मार्जिन चाहिए आपको। तो अच्छा, 20 लाख पे 60,000 तो 3% का विद इन डे? नहीं, पूरा हफ्ते। अच्छा, पूरे हफ्ते। अच्छा, वही हाँ, तो आपका ट्रेड है वो एक और लेस। फिर यार जगा दिया पूरा। ऑप्शन सेलिंग में हम पॉडकास्ट करते हैं, ऑप्शन सेलिंग के भी काफ़ी किए। इसका एक अलग तरीका होता है क्योंकि ऑप्शन बाइंग में भी, बट इसमें ना बहुत सारे एंगल्स होते हैं। ऑप्शन एक्चुअली क्या है सर, ये आर्ट है, साइंस एंड आर्ट का मिक्सचर है। इसको आप कैसे भी पेंट कर सकते हो, ये एक फ़ायदा है इसको, इसलिए इसका नाम ऑप्शन है, लॉट ऑफ ऑप्शन। हर एक के पास ऑप्शन है कि ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करने का। मज़ा आया आशीष, एंड आई होप कि ये जर्नी बहुत अच्छे तरीके से ऐसे ही कंटिन्यू होती रहे। उम्मीद तो है सर, अगर मार्केट निकालना दे। एंड आप जल्दी ही फाइनेंशियली फ्रीडम आपको जल्दी मिले, एंड यू गेट टू डू व्हाट यू रियली वांट टू डू। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया इतना।